गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हाइड्रोजन चैप्टर में हमने हमारा जो सेकंड कंपाउंड है वाटर वो स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसमें से हमने एक पहला पैराग्राफ देखा था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जो वाटर है वो कलरलेस है, वो टेस्टलेस है और बाकी की प्रॉपर्टीज उसकी नीचे टेबल में दी। चलो, द अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन द कंडेंस्ड फेज, यानी कि लिक्विड और सॉलिड में कुछ है उसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई उसमें ऑक्सीजन H2O और दूसरे H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अफेक्टिव, दैट्स व्हाई उनके फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेंगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेंगे, उनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई है, हीट ऑफ फ्यूजन हाई रहती है कंपेयर टू H2S एंड H2AC। सेलेनियम हाइड्राइड एंड सल्फर हाइड्राइड के कंपेयर में वो ज्यादा है। वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बिकॉज ऑफ दैट बायोस्फीयर के अंदर पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सारी चीजें आपको अच्छे से बताई है। पानी और हैवी वाटर, वाटर एंड हैवी वाटर, यानी कि हाइड्रोजन के जगह यहाँ पे ड्यूटेरियम है, बस उतना ही फर्क है। मास ज्यादा है तो सारी प्रॉपर्टी ज्यादा ही होगी। देखो, मास ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा, वेपराइजेशन हीट ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा है उसकी, टोटल मैक्सिमम डेंसिटी भी ज्यादा है। देख लो, हर कोई चीज उसकी ज्यादा है। वाई? क्योंकि मास इसका ज्यादा है। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ and heat capacity are responsible for moderation to the climate and body temperature of living beings। पानी जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मॉडरेट बना रहता है उसका रीजन ये है कि पानी के पास हीट कैपेसिटी ज्यादा है और उसका वेपराइजेशन हीट भी ज्यादा है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली जहां पे बॉडी सर्वाइव करती है उस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और फिजिबल रहता है, दैट्स व्हाई। उसके अलावा वाटर इज अ एक्सेलेंट सॉल्वेंट, वो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर काफी सारे रेडिकल्स चीजें फ्लूइड की तरह बहती रहती है और उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए वाटर लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है। Due to hydrogen bonding with a polar molecules, even covalent compounds like alcohol and carbohydrate dissolve in a water। प्लस H2O जो है वो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, प्लस उसकी पोलराइजेबिलिटी, उसकी वजह से वो एक अच्छा सॉल्वेंट भी है। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, कि पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, बहुत ही सिंपल चीज है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये सबसे पहली बार लिखा नहीं कहीं पे, याद रखना है। उसका बॉन्ड एंगल 109.5 की जगह पे 104.5 है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रेशर क्रिएट करेंगे, रिपल्शन, दैट्स व्हाई वो दोनों बॉन्ड नजदीक आ जाते हैं। उसकी बॉन्ड लेंथ है 95.7 pm। ठीक है, और हाईली पोलर है वो। उसके बाद क्रिस्टलाइन वाटर को आइस कहा जाता है, वी नो दैट, और उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, दैट्स व्हाई वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, वी नो दैट, राइट। और उसकी वजह से विंटर में जब आइस फॉर्म होता है तो वो नीचे नहीं जाता, ऊपर रहता है, और नीचे पानी जो है वहां पे लाइफ सस्टेन नहीं हो जाती, सॉरी, लाइफ जो है वो एलिमिनेट नहीं होती, और वहां पे वो बहुत ही बढ़िया एक रीजन है। हेक्सागोनल फॉर्म में होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर इट गोज टू द क्यूबिक फॉर्म, याद रखना ये। चलो, अब आपको आइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, एवरी सिंगल ऑक्सीजन एटम इज अराउंड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। देखो, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और 2 उसके खुद के हाइड्रोजन है। एक्सरे शोज दैट
ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय टेट्राहेड्रिकली, यानी कि 4 ऑक्सीजन एटम से या फिर एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से एट 276 pm के डिस्टेंस पे है कॉन्स्टेंटली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ रादर ओपन स्ट्राइप स्ट्रक्चर विथ वाइड होल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वहां पे बहुत बड़े बड़े होल्स हैं और एक ओपन स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम है। चलो वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले उसका एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि वो एज ए एसिड एज ए बेस दोनों काम करता है। 7th चैप्टर में ही देखा हमने अभी ये, राइट। ये रहा उसका इक्वेशन। सो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, तो जब वाटर सोडियम से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, वाटर का रिडक्शन हुआ, वैसे ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर भी वो ऑक्सीडाइज्ड होके O2 बनाता है। उसके बाद फ्लोरीन के साथ भी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, देखो अच्छे से देखना, हाइड्रोलिसिस, जहां पे दोनों मॉलिक्यूल ऐड हो गए वो हाइड्रोलिसिस हुआ, यानी कि उसमें से H3PO4 बना। देखो P4O10 से SiCl4 से हो गया SiO2, साथ में 4HCl रिलीज हुआ। उसके बाद नाइट्रोजन था तो उसने एमोनिया, नाइट्राइड था उसने एमोनिया बना लिया। अब हाइड्रेट फॉर्मेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का ज्वाइन होना। दो तरीके से कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है, यानी कि वो पॉजिटिव रेडिकल से कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स रेडिकल बनाएगा, और दूसरा है इंटरस्ट्रियल वाटर, यानी कि साथ में वो एज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा जाएगा। और यहाँ पे दोनों होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। देखो दैट्स व्हाई 5H2O में से 4 अंदर रहेंगे, एक बाहर रहेगा। देखो हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर देयर, 1 ओनली, बिकॉज एक ही बाहर है, बाकी के 4 तो अंदर है। चलो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, यहाँ पे हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में, बिकॉज ये टॉपिक पूरा आपके सिलेबस से निकाल दिया है। सो टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को मैं यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ, वो हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। जीनीट में करेंगे, जब आएगा तब देखेंगे उसको। एक टॉपिक हमने इस चैप्टर से छोड़ा है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। चलो उसके बाद हमारा जो टॉपिक सिलेबस में इंक्लूडेड है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ये थर्ड ऐसा टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में इन्होंने इंक्लूड किया है। सबसे पहला प्रिपरेशन है एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड को जब हमने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके इवोपरेशन किया उसका, तो उसमें से हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला। देखो बहुत ही सिंपल चीज है। सबसे पहले आपके पास जो बेरियम पेरोक्साइड है उसमें से 8 H2O निकाल दो, देखो निकल गए। अब इसका इवोपरेशन करोगे तो Ba+2 अलग हो जाएगा। Ba+2 डायरेक्टली SO4 से कनेक्ट होके BaSO4 बनाएगा। जो 2 H+ रिलीज होते हैं वो O- से कनेक्ट होगा और H2O2 बनेगा। क्लियर है? चलो उसके बाद पेरोक्सो डाइसल्फेट, यानी कि HSO4- जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे उससे पेरोक्सो डाइसल्फेट बनेगा H2H2O8। देखो H2S2O8 3 3 and 2 2। जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे यानी कि पानी डालोगे उसके अंदर, तो यहां से ये SO3H निकलेगा और यहां से ये SO3H निकलेगा, दोनों प्लस होंगे, SO3H प्लस SO3H प्लस, उसके साथ पानी का OH लगेगा। सो H2SO4 प्लस H2SO4, देखो ये रहा दोनों H2SO4, और साथ में जो 2 H+ पानी के बचेंगे वो दोनों O- से जुड़ के H2O2 बना देंगे। क्लियर है? आप इससे ड्यूटेरेटेड पेरोक्साइड भी बना सकते हो। देखो उसका रिएक्शन दिया है आपको यहाँ पे। तीसरा उसका जो प्रिपरेशन है वो है एंथ्राक्विनोल से। देख लो
टू अल्काइल एंथ्राक्विनोल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, उसका ऑटो ऑक्सीडेशन होके आपको उसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा और इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा एंथ्राक्विनोल। ठीक है, इन दिस केस 1% H2O2 मिलता है। जब ये ऑटो ऑक्सीडेशन होता है हमें सिर्फ 1% H2O2 मिलता है। फिर उसको पानी उसमें से बाहर निकाल के उसको नियर अबाउट 30% बाय मास डिस्टिल किया जाता है और फिर उसका आगे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिस्टिलेशन करके नियर अबाउट 85% प्योर किया जाता है। अगर 100% प्योर चाहिए तो हमें पानी को आइस में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें 100% प्योर H2O2 मिलता है। ठीक है, अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो ये प्रिपरेशन सिलेबस में है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं है, निकाल दी गई है। ठीक है, चलो, इन द प्योर स्टेट H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस, बहुत ही लाइट ब्लू कलर उसका रहता है। और कुछ एक प्रॉपर्टीज आपको टेबल में दी है। पानी के साथ कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स हो जाता है और हाइड्रेटेड फॉर्म बनाता है H2O2 into H2O, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 221 केल्विन, याद रखना है। जब आप 30% सॉल्यूशन H2O2 का लेता हो तो उसे 100 वॉल्यूम के नाम पे मार्क किया जाता है। 30% सॉल्यूशन इज मार्क्ड एज ए 100 वॉल्यूम। उसका मतलब ये होता है कि उसका 1 ml सॉल्यूशन आपको 100 ml ऑक्सीजन देता है। 1 ml आपको 100 ml ऑक्सीजन देता है, याद रखना। 30% का 1 ml 100 ml ऑक्सीजन, सो 3% का 1 ml आपको 1 ml देगा। कॉमर्शियली 10 वॉल्यूम मार्क्ड मींस इट इज 3% H2O2। ठीक है, 30% को आपने 100 वॉल्यूम किया है तो 10 वॉल्यूम को क्या कहोगे, 3%। सो 3% का 1 ml यानी कि 1 ml ऑक्सीजन मिले। चलो, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 ml वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम कहा है यानी कि 3% उसका है। ओके, वो 3% में नहीं पढ़ना है, पूरा कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो जब 10 वॉल्यूम है उसका, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 लीटर H2O2 लिया है तो आपको 10 लीटर ऑक्सीजन देता है। 1 लीटर H2O2 आपको 10 लीटर ऑक्सीजन देता है। 10 वॉल्यूम का मतलब ये है 10 गुना। 10 वॉल्यूम का मतलब 10 गुना। यहां पे 1 ml लिया था तो आपको 100 ml दिया, सो वो 100 गुना वॉल्यूम हुआ। सो 1 लीटर H2O2 आपको 10 लीटर ऑक्सीजन देगा। यानी कि जब आपने 68 ग्राम H2O2 लिया था आपको 22.7 लीटर मिलता था। तो अगर आपको 10 लीटर चाहिए तो कितना ग्राम चाहिए होगा H2O2? नियर अबाउट 29.9 ग्राम, यानी कि 30 ग्राम चाहिए होगा। सो 30 ग्राम पर लीटर यानी कि उसका स्ट्रेंथ पर ml हुआ 30, सो पर लीटर हो जाएगा 3% यानी कि 0.03। क्लियर? चलो, अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो गैसियस फेज और सॉलिड फेज में बस दोनों प्लेन के बीच के डिग्री का फर्क है। उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ भी गैस में बड़ा होगा, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ गैस में छोटा हो जाएगा, सॉलिड में बढ़ जाएगा, और अंदर का बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल गैस में कम होगा, सॉलिड में ज्यादा होगा। डिफरेंस याद रखना है आपको। नॉन पोलर है सबसे पहले, ठीक है। चलो, केमिकल रिएक्शंस, तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, वो दोनों काम करता है। ठीक है, चलो, सो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एक्शन उसका एसिडिक मीडियम, यानी कि वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा। देखो Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा इसको, सो देखना, सिर्फ Fe+2 जो है Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, सो H2O2 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही PbS हो जाएगा PbSO4 में कन्वर्ट, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, सो H2O2 H2O में। अब एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अब वो एसिडिक मीडियम होने की वजह से O2 में कन्वर्ट होगा। देखो
MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा Mn+2 में, रिडक्शन हुआ, सो ये हो जाएगा O2 में कन्वर्ट। वैसे ही HOCl से हो गया Cl माइनस, यानी कि Cl प्लस से Cl माइनस, तो वो खुद हो गया O2 में कन्वर्ट। देखो अब बेसिक मीडियम में यहाँ पे H2O बनता था, तो अब यहाँ पे OH बन जाएगा। Fe+2 से Fe+3 तो खुद OH बन गया, Mn+2 से Mn+4 खुद OH बन गया। सेम यहाँ पे देखो H2O2 रिड्यूसिंग, सो वहां से वो O2 प्लस H2O, सेम यहाँ पे O2 प्लस H2O। क्लियर? स्टोरेज, इसको स्टोर कैसे करना है? H2O2 डिकम्पोज स्लोली ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट। जब लाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो स्लोली डिकम्पोज होके उसमें से पानी और ऑक्सीजन गैस बनाने लगता है। दैट्स व्हाई इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और अ ट्रेस ऑफ अल्कली, थोड़ा बहुत भी अगर उसके अंदर बेस रह गया है ग्लास कंटेनर के अंदर, तो वो रिएक्शन कैटलाइज्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन वैक्स्ड लाइन ग्लास और अ प्लास्टिक वेसल इन डार्क। अंधेरे में प्लास्टिक वेसल के अंदर उसको रखा जाता है। यूरिया कैन बी एडेड एज ए स्टेबिलाईजर, उसके अंदर यूरिया एज ए स्टेबिलाईजर ऐड किया जाता है। इट इज केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। सो डस्ट से इसको दूर रखो। डस्ट एज ए कैटलिस्ट काम करके रिएक्शन को इंड्यूस्ड करता है, यानी कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, फटता है। उसके यूजेस दिए हैं, देखो कुछ है। हेयर ब्लीच में यूज होता है वो, और एज ए माइल्ड डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, और मार्केट में वो पेरहाइड्रोल के नाम से एज ए एंटीसेप्टिक मिलता है सैनिटाइजर के रूप में। उसके बाद सोडियम परबोरेट नाम का केमिकल बनाने के लिए और सोडियम परकार्बोनेट बनाने के लिए उसका यूज होता है, क्योंकि उसको हमें हाई क्वालिटी डिटर्जेंट बनाने में यूज करना है, दैट्स व्हाई। उसके अलावा हाइड्रोक्विनोन बनाने के लिए इसका यूज होता है। टार्टरिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स बनाने में इसका यूज होता है। उसके अलावा वो एक ब्लीचिंग एजेंट है, दैट्स व्हाई टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज, लेदर, ऑयल, फैट इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। प्लस में वो जो पॉल्यूशन पार्टिकल है उन सभी का पॉल्यूशन नष्ट कर देता है, यानी कि साइनाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा, और उसकी वजह से जो कचरा है वो मोस्टली पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। दैट्स व्हाई एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में उसका काफी बड़ा यूज रहता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। उसके बाद हैवी वाटर, चलो यूज इसका सबसे जरूरी है। एज ए मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका यूज होता है। देखो, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय exhaustive electrolysis of water or as a byproduct in some fertilizer industries। चलो ये रहा हैवी वाटर यानी कि D2। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखो ड्यूटेरेटेड इथाइन बनाया है, यहाँ पे ड्यूटेरेटेड H2SO4 ड्यूटेरेटेड मीथेन बनाया है। चलो डाइहाइड्रोजन एज ए फ्यूल। अब डाइहाइड्रोजन है वो एज ए फ्यूल कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये टॉपिक भी हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज बिल्कुल यूजलेस होगा अभी हमारे लिए। जीनीट के अंदर इसको हम रिफर करेंगे, ठीक है। चलो सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल 36 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो ये हमें सॉल्व करने हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।